Hello students, good morning. This is Satish Dwivedi. My dears, in my previous video I talked and I started this subject sociology and talked over that some important matters and things and definitions about the sociology. And here some students request to me and also requested to me, sir please a video should be in Hindi. So dear, in my today video I'll talk over the same thing, same matter and same references as it was in my previous video in Hindi. Okay dears, तो मेरे बच्चों आज हम जो पढ़ाए थे, जैसा कि स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया, तो आज हम अपने पिछले वाले वीडियो को हिंदी में थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सोशियोलॉजी जो वर्ड है बेटा, वो सोशल, सोशिया प्लस लॉगोस से बना हुआ है। सोशिया प्लस लॉगोस, सोशिया टू बी इन अ कंपनी, to be in a group, to be combined, to be joined, मिलना, जुड़ना, साथ रहना। और लॉगोस मीन्स ज्ञान, ग्रीक वर्ड है लॉगोस। लॉगोस मीन्स नॉलेज, ज्ञान। तो ये दो वर्डों से बना है कि हम किस तरह से एक समाज में रहें, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे, एक दूसरे के प्रति हमारा उत्तरदायित्व क्या हो, हमारी जिम्मेदारियां क्या हो, हम एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल कैसे रखें, हमारी हदें क्या हैं, हमारी सीमाएं क्या हैं, हम कहाँ तक स्वतंत्र हैं, हम उस हद तक जा सकते हैं जहाँ से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई परेशानी न हो, हम लोगों को कैसे जोड़ें, हमारे जीवन का उद्देश्य कैसा है और कैसा हो, कैसा होना चाहिए। हम जो आज हैं, क्या हमारा कल भी वैसा ही हो, हमारा बीता हुआ कल कैसा था। इन सब सारी चीज़ों पे मंथन करना, इन सब सारी चीज़ों को जानना, इन सब सारी चीज़ों को तर्क के आधार पे, तर्क की कसौटी पे रख करके और एक उसका निश्चित तथ्यात्मक निष्कर्ष निकालना, यही है सोशियोलॉजी और यही है समाज शास्त्र और समाज विज्ञान। डियर्स, समाज विज्ञान और समाज शास्त्र में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। समाज शास्त्र का ही छोटा रूप समाज विज्ञान है। समाज शास्त्र किसी भी तथ्य को सिद्धांतों पे लेके चलता है और समाज विज्ञान किसी भी तथ्य को लॉजिकली, तार्किक बेस पे लेके चलता है, तार्किक सिद्धांत पे लेके चलता है। यही अंतर है समाज शास्त्र और समाज विज्ञान में। तो हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे सोशियोलॉजी यानी सामाजिक विज्ञान, सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। तो जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी है। अब डियर, सोशियोलॉजी समाज के बारे में ज्ञान और सोसाइटी जो वर्ड है वो सोशियोलॉजी का ही एक पार्ट है, एक भाग है। समाज विज्ञान या सामाजिक विज्ञान, समाज शास्त्र जिस विषय वस्तु को एक तथ्य मान करके और उस पर कोई प्रयोग करता है, उस पर ऑब्जर्वेशन करता है, उसका निरीक्षण करता है, उसकी परख करता है, वो है सोसाइटी, समाज। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समाज शास्त्र का जो मुख्य तथ्य है, जो मुख्य आधार है, जो मुख्य उसका बेस है, वो है सोसाइटी। सोसाइटी को ही दृष्टिकोण गत करते हुए समाज शास्त्र अपने मत को आगे बढ़ाता है, अपने सिद्धांत को एक प्रवाह देता है, एक नया आयाम देता है, एक नया रूप देता है। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। शुरू में जैसा कि कहा गया कि आप
सपोज आप एक छात्र हो, नो डाउट आप छात्र हो, अपने ऊपर ले लो बच्चों, आप छात्र हो, आपसे जो कहा जाता है, अब यहाँ हम बात समाज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम इंडिविजुअल व्यक्तिगत आपकी बात कर रहे हैं, इस विषय की बात कर रहे हैं। शुरू में जो यहाँ पे लेखक ने जो बात उठाई है या जो स्कॉलर्स ने बात उठाई है वो ये उठाई है कि सबसे पहले इस विषय का अध्ययन क्यों, क्या ज़रूरत है इस विषय का अध्ययन करना, हमें इस विषय का अध्ययन क्यों करना चाहिए। सो द वेरी फर्स्ट थ्योरी इज, द वेरी फर्स्ट मैटर इज, ऑब्जेक्टिव इज कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। तो यहाँ पे शुरू होता है इस तथ्य से कि आप एक छात्र हैं और आपको ये कन्वे किया जाता है, आपको कन्विंस किया जाता है कि खूब मेहनत करो, जीवन में अच्छा करोगे, पहला सिद्धांत। जो दूसरा सिद्धांत है वो आपको ये बताया जाता है कि आप एक ऐसा सब्जेक्ट चूज करो जो कि आपको एक बेहतर जीवन दे सके, एक अच्छा जीवन दे सके, सुखमय जीवन दे सके। और तीसरा यह है कि आपका जेंडर क्या है, आप लड़के हैं कि लड़की हैं, किस हुड में हैं आप, मेल हैं कि फीमेल हैं आप। और चौथा ये है कि हम एक ऐसे विषय का सिलेक्शन क्यों करें जो कि प्रोफेशनल तो है लेकिन उसमें अच्छा जॉब नहीं मिल सकता। ये चार तथ्य शुरुआत के हैं जिस पे कि ये पूरा चैप्टर आपको आगे ले जाएगा, एक प्रवाह बनाएगा। और उसके बाद अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि एक अच्छा जॉब क्या है, हम किस जॉब को अच्छा जॉब मानेंगे, क्योंकि किसी भी जॉब के पीछे केवल दो तथ्य होते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, अगर हम एक छात्र की बात करें तो छात्र को हम तीन कैटेगरी में रख सकते हैं, तीन श्रेणियों में उनको रखा जा सकता है। पहला जो प्रथम श्रेणी का छात्र होगा वो ये होगा कि किसी भी जॉब को इसलिए करना चाहेगा कि वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, उसे धन की आवश्यकता है। जो द्वितीय श्रेणी का होगा वो बच्चा ये होगा, वो चाहेगा कि मैं एक ऐसा जॉब करूं जिसमें कि मुझे शोहरत मिले, सोसाइटी में मेरी एक पहचान हो, उसे नेम चाहिए, शोहरत चाहिए, फेम चाहिए। और पहले वाले बच्चे को मनी चाहिए, पैसा चाहिए। और तीसरा जो तृतीय श्रेणी का बच्चा होगा उसकी मेंटलिटी ये होगी, वो चाहेगा कि मैं पैसा भी कमाऊं और दौलत के साथ साथ शोहरत भी कमाऊं, यानी विद मनी, नेम और फेम दोनों उसे चाहिए। तो तीन श्रेणी में बच्चों को रखा गया है। अब यहाँ प्रश्न ये है कि हम किस जॉब को अच्छा मानेंगे या किस बच्चे के दृष्टिकोण को अच्छा मानेंगे, पहले वाले को, दूसरे वाले को कि तीसरे वाले को। आगे कहता है कि the individual students must study hard to do well, but how well he or she does it is structured by a whole set of social factors। ठीक है, हम बच्चों से कहते हैं कि आप ऐसा करो, खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, जीवन में अच्छा करोगे। लेकिन अब वो या तो लड़का है या तो लड़की है, he or she, लेकिन उसे कैसे पता चलेगा कि वो समाज के जो फैक्टर्स हैं, समाज के जो कारक हैं, किस कारक को वो अपने दिमाग में रख करके, किस कारक को अपना लक्ष्य बना करके वो आगे बढ़े, उसके समक्ष प्रश्न ये उठे। द जॉब मार्केट इज डिफाइंड बाय द नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। आज के संदर्भ में, आज के समय सीमा में जॉब को अच्छा माना जाता है, उस जॉब को जॉब मार्केट इज डिफाइंड बाय द नीड्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के आधार पे जॉब मार्केट को डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। इकोनॉमिकल व्यवस्था कैसी है, इकोनॉमिकल स्टेट्स क्या है और वहाँ पे अर्निंग कितनी होगी, इस आधार पे सभी नौकरियों को संदर्भित किया जाता है। द नीड्स ऑफ द इकोनॉमी आर अगेन डिटरमाइंड बाय द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज परस्यूड बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे नीड्स ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति और आर्थिक आवश्यकताएं
मानव की, मनुष्यों की आर्थिक आवश्यकताएं जो है अगेन डिटरमाइंड, फिर से निर्धारित करती हैं कि क्या निर्धारित करती हैं या निर्धारित की जाती हैं। मानव की आवश्यकताओं को मन में रख करके, आधार मान करके निष्कर्ष निकाला जाता है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉलिसीज़ का, कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या हो, आर्थिक नीतियाँ क्या हो, राजनीतिक पॉलिसीज, पॉलिटिकल पॉलिसीज, राजनीतिक नीतियाँ क्या हो। इन नीतियों का निर्धारण गवर्नमेंट के द्वारा आर्थिक तथ्य को मन मस्तिष्क में रख करके और तब परिभाषित किया जाता है। Policies pursued by government, the chances of the individual students are affected both by these broader political and economic measures as well as by the social background of her or his family. Once again, the chances of individual students are affected. Now the question once again, dears, अब यहाँ फिर बात उठता है कि सिर्फ एक स्टूडेंट के चाहने से तो कुछ नहीं होता। एक स्टूडेंट को अच्छी जॉब पाने के लिए कुछ फैक्टर्स होने चाहिए, उसका कुछ बैकग्राउंड सपोर्ट होना चाहिए और उसके पास वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए जो कि उसकी आपूर्ति, उसकी आवश्यकताओं की आपूर्ति करते हैं उस तथ्य तक, उस लक्ष्य तक, उस जॉब तक पहुंचने के लिए। आप एकदम सपोज हमारे सामने एक ऐसा एग्जाम्पल हो, उदाहरण हो कि कोई एक बच्चा है जो कि इकोनॉमिकली बहुत ही सो वीक, बहुत पुअर है, कमज़ोर है, लेकिन अब वो ख्वाब एक ऐसे जॉब का देख रहा है जिसमें कि कम से कम इन्वेस्टमेंट, यानी उसका जो अफोर्डिंग स्टेटस है वो कई गुना ज़्यादा है उसकी कैपेसिटी के। Then how will we able to get that job? फिर कैसे पाएगा? Means he just dreaming for that job, but that job is beyond his capacity. So we can say, हम कह सकते हैं कि जो फैक्टर्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, सिर्फ ख्वाब देखने से या जॉब बेस पे तो किसी को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। उस जॉब तक पहुंचने के लिए हमारी कुछ आवश्यकताएं भी हैं, उसकी आपूर्ति होनी चाहिए। लेकिन अब जो सोसाइटी स्टेटस हम लेबल किया है उस आधार पे ये निर्धारित होना चाहिए और अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है किसी बच्चे के ऊपर उसका सामाजिक स्तर, उसकी सफलता और असफलता में। दिस गिव अस preliminary sense of how sociology studies human society as an interconnected whole and how society and the individual interact with each other. The problem of choosing subjects in the senior secondary school is a source of personal worry for the individual student. That this is a broader public issue affecting students as a collective entity is self-evident. One of the tasks of sociology is to unravel the connection between a personal problem and a public issue. This is the first theme of this chapter. The first theme of this chapter. इस चैप्टर का जो पहला थीम है वो ये थीम है, सिद्धांत है या इसका जो लक्ष्य है वो ये है कि बच्चे जब सीनियर सेकेंडरी में जब बच्चे जाते हैं या फिर जब वो 10th में होते हैं तब उनके सामने मैटर ये होता है, पर्सनल सीनियर सेकेंडरी में बच्चा जब जाता है तो उसके सामने एक ऑप्शन ये बनता है कि विच सब्जेक्ट ही मस्ट चूज, वो कौन सा विषय चूज करे और कौन सा विषय न चूज करे, ये एक समस्या बनती है। सेकेंड थिंग ये है कि उसके बाद दैट दिस इज़ अ ब्रॉडर पब्लिक इशू, और उसकी पहले ही आता है कि द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग सब्जेक्ट इन द सीनियर सेकेंडरी स्कूल इज़ अ सोर्स ऑफ पर्सनल वरी, यानी कि सीनियर सेकेंडरी में सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना ये एक व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत समस्या है। और उसके बाद दिस इज़ अ ब्रॉडर पब्लिक इशू, साथ ही साथ ये पब्लिक इशू भी है क्योंकि बच्चा भी तो सोसाइटी से बिलोंग करता है। ये सबकी समस्याएं होती हैं। अफेक्टिंग स्टूडेंट्स एज अ कलेक्टिवली एंटिटी इज सेल्फ एविडेंट, और यहाँ पे कहीं न कहीं बच्चे के व्यक्तिगत
क्षमता को प्रभावित करती है ये समस्या। वन ऑफ टास्क ऑफ सोशियोलॉजी, और जो सोशियोलॉजी के कई कार्यों में से एक कार्य यह है, इज टू अनरावेल, ओपन करना, अनरावेल करना, बताना, शो ऑफ करना, अनरावेल द कनेक्शन बिटवीन अ पर्सनल प्रॉब्लम एंड अ पब्लिक इशू। यानी कि सोशियोलॉजी का के कई कामों में से एक काम यह भी है कि वह यह निर्धारित करती है, सबके सामने प्रस्तुत करती है कि एक व्यक्तिगत किसी के इंडिविजुअल प्रॉब्लम, व्यक्तिगत समस्या में और पब्लिकली समस्या में, यानी एक विशेष आदमी की समस्या और समाज की समस्या में इंटरकनेक्शन क्या है, किस तरह से एक व्यक्तिगत समस्या पूरे समाज की समस्या हो सकती है, या पूरे समाज की समस्या से एक व्यक्तिगत आदमी कितना प्रभावित हो सकता है। यही सब का निराकरण करना और इसी सिद्धांत को प्रस्तुत करना खुले ढंग से तर्क के साथ सोशियोलॉजी का ये सबसे पहला तथ्य है, सबसे पहला उद्देश्य है और थीम है। और इस चैप्टर का भी जो पहला थीम है यही है कि व्यक्तिगत और सामाजिक, इंडिविजुअल और पब्लिक के बीच में वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इन सारी समस्याओं पे गहन अध्ययन करना, रिसर्च करना और उसका निराकरण निकालना, ये इस चैप्टर का भी तथ्य है, पहला प्रथम तथ्य है और सोशियोलॉजी का तथ्य तो है। उसके बाद वी हैव ऑलरेडी सीन दैट अ गुड जॉब मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट societies. We have already seen that a good job means different things to different societies. मेरे बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा कि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, मेनी माइंड मेनी हेड्स, संसरतीत संसार। संसार क्या है? जो प्रवाहमान हो वही संसार है। और इस संसार में बहुत ढेर सारे प्राणी रहते हैं, और ढेर सारे प्राणी रहते हैं तो उनके विचार भी अलग अलग हैं। जितने व्यक्ति होंगे उतने विचार होंगे। अब हर विचार, और जो विचार होता है, विचार व्यक्तिगत भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है। तो जब कोई समाज, कोई एक विशेष समाज जब कोई विचार रखता है, उस विचार को अपने समाज के लेवल से जोड़ देता है, अपने समाज के स्तर से जोड़ देता है, तो वह एक सिद्धांत बन जाता है। और तब वह विचार उस समाज का एक सिद्धांत बनता है। और इसी तरह ढेर सारे समाज होते हैं और ढेर सारे सिद्धांत होते हैं, और ये सिद्धांत में ही वैचारिक मतभेद होता है। एक दूसरे से विचार में मतभेद होता है, अलग होते हैं। किसी बात को, किसी तथ्य को कोई स्तर या कोई समाज अलग दृष्टिकोण से देखता है, तो उसी को दूसरा समाज अलग दृष्टिकोण से देखता है, और इस तरह से सामाजिक और वैचारिक मतभेद और विभिन्नताएं समाज में पाई जाती हैं। The social esteem that a particular kind of job has or does not have for an individual depends on the culture of his or her relevant society. What do we mean by the relevant society? Does it mean the society the individual belongs to? Which society does the individual belong to? अब यहाँ पे डियर्स, जो नेक्स्ट मैसेज हमको मिल रहा है, या जो हमारा चैप्टर हमें बता रहा है, ये बता रहा है कि वी हैव ऑलरेडी सीन दैट गुड जॉब मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट सोसाइटीज़। अलग अलग समाज के लिए अलग अलग रूप में है अच्छा जॉब। और उसके बाद द सोशल स्टीम, सामाजिक सम्मान, स्टीम सम्मान, रिस्पेक्ट, जो सामाजिक सम्मान है, दैट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब, वो भी एक विशेष प्रकार का जॉब। सामाजिक सम्मान भी एक विशेष प्रकार का जॉब है। जॉब हैज़ और डज नॉट हैव फॉर एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन द कल्चर, लेकिन यह निर्भर किस पे करता है? उस व्यक्ति के कल्चर पे, संस्कृति पे, सभ्यता पे, उसके रहन सहन पे और उसके सिद्धांतों पे। समाज में सम्मान जब कभी भी मिलता है तो उसके पीछे कुछ विशेष तथ्य होते हैं, कुछ विशेष तथ्यात्मक दृष्टिकोण होते हैं, और तब जाकर के समाज में जैसे कोई व्यक्ति है, जब वह सबसे थोड़ा सा हटकर के काम करेगा, अपनी एक अलग पहचान बनाएगा, अपनी एक अलग विशेषता बनाएगा, आइडेंटिफिकेशन बनाएगा,
तब जाकर के धीरे धीरे वह व्यक्ति सफल हो पाता है अपनी एक सामाजिक प्रतिष्ठा स्थापित करने में। और यह प्रतिष्ठा प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग मायनों में होती है। सो डियर्स, आई थिंक कि ये आपको समझ में आया होगा सोशियोलॉजी का पहला चैप्टर, और उसका टॉपिक क्या था ये भी समझ में आया होगा। जैसा कि आपने कहा मैंने वही किया, आज हिंदी में एक्सप्लेन किया। लेकिन डियर्स, माइंड इट कि आप जब भी एग्ज़ाम में जाओगे, पार्टिसिपेंट बनोगे या पार्टिसिपेट करोगे डियर्स, तो वहाँ पे चूँकि आपने जो मीडियम चूज़ किया वो इंग्लिश मीडियम चूज़ किया है, तो जब बेटा आप लेक्चर सुनने की प्रैक्टिस और लेक्चर करने की प्रैक्टिस जब आप इंग्लिश में करेंगे, तभी जाकर के आपके अंदर वो कैपेसिटी डेवलप होगी कि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी, आपके पास आइडियाज़ आएंगे, नोशंस आएंगे, तब जाकर के आप अच्छा आंसर कर पाओगे और अच्छे मार्क्स पाओगे। तो डियर्स, आप लोग प्रयास करें कि हम आज तो हमने कर दिया, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग उसको बार बार सुनने की कोशिश करें और जस्ट ट्राई टू मिमिक्री मी यार, मुझे मिमिक्री करने की कोशिश करें। आप खुद से उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, धीरे धीरे बोलने की कोशिश करें। आपके अंदर अगर ये टैलेंट आ गया कि थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करने लगे अपने थ्रू, अपने वर्ड में करो, तो आप मैटर नहीं करता कि आपका लैंग्वेज क्या चल रहा है, आप बस करने की कोशिश करो, तो धीरे धीरे आपके अंदर वो टैलेंट आ जाएगा कि आप अच्छा थ्योरीज, अच्छा थीसिस, अच्छा आंसर लिखने में कैपेबल हो जाओगे डियर्स, और अच्छे मार्क्स आपके होंगे। सो आई होप कि आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे, और आशा है कि आप वो करेंगे जो मैंने कहा डियर। सो प्लीज़ गो एंड डू गुड जॉब फॉर योर सेल्फ। ओके डियर्स, विश यू ऑल द बेस्ट।